कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मराठा साम्राज्य पार्ट सेकंड की। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और जिसके अंतर्गत आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। कुछ डिटेल में भी करेंगे और कुछ पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत। जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है? सिंहगढ़ का दुर्ग है। ये किसका दुर्ग है? ये सिंहगढ़ का दुर्ग है। इसका ये प्रवेश द्वार है। अगर इसको हम दूर से देखते हैं तो इस तरह का ये हमको चित्र दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सिंहगढ़ दुर्ग के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या था? जो तानाजी थे ना, मूवी जिस पर बनी थी तानाजी, तानाजी शिवाजी के बहुत विश्वास पात्र सैनिक थे और इनके बचपन के दोस्त भी हुआ करते थे, तानाजी। ठीक है, सिंहगढ़ दुर्ग को जीतने के लिए शिवाजी ने तानाजी को भेजा था। कि तानाजी उनके विश्वास पात्र भी थे और उनके बचपन के दोस्त भी थे कि तानाजी आप जाइए और सिंहगढ़ दुर्ग को जीत करके आइए। तानाजी सिंहगढ़ दुर्ग को तो जीत लेते हैं, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दुर्ग तो उन्होंने जीत लिया था और क्या हुआ कि वीरगति को प्राप्त हो गए, आई मीन डेथ हो गई उनकी। ठीक है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो शिवाजी क्या कहते हैं? शिवाजी ने तानाजी की मौत पर क्या कहा था? गढ़ आला पड़ सिंह गेला। गढ़ आला पड़ सिंह गेले का मतलब यह होता है, गढ़ तो हमने जीत लिया पर सिंह हमें छोड़कर चला गया। तानाजी जो थे उनके लिए सिंह शब्द का प्रयोग किया गया है। तानाजी सिंह इनका नाम था, तो वही कहा गया था, गढ़ तो हमने जीत लिया और सिंह हमें छोड़ करके चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, फिर से एक बार और बोल रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं हम। शिवाजी को पढ़ते हैं और पेशवाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, शिवाजी और पेशवाओं में क्या अंतर था और कैसे इनका बंटवारा हुआ, और शिवाजी को छत्रपति कहते हैं क्या नहीं कहते। ठीक है, जैसा कि हम शिवाजी के वंश की बात करते हैं, पहले हम शिवाजियों को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पेशवा को। ठीक है, शिवाजी की बात करें तो शिवाजी को हम सभी को पता है कि शिवाजी का जन्म 1627 को हुआ था और डेथ कब हुई थी? 1680 को हुई थी। ठीक है, और लेकिन उनका जो राज्याभिषेक इन्होंने किया था 1680 से 6 वर्ष पूर्व। कब किया था? 1674 को, 1674 को इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था। डेट फुल था 6 जून 1676 को। ठीक है, माफ करिए 74 को। ठीक है, राज्याभिषेक ये कब कराते हैं? जबकि इनका जो इनका साम्राज्य था पूर्ण रूप से एकदम सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, शिवाजी के बाद जब उनकी गद्दी पर कौन बैठते हैं? संभाजी बैठते हैं। टाइम इतना ही रहेगा, जब 1680 में खत्म हो जाएंगे शिवाजी तो 1680 में बैठेंगे संभाजी, 80 से 89 तक रहेंगे। ठीक है, संभाजी के बाद फिर कौन बैठेगा? राजा राम बैठेंगे। ठीक है, 1689 से 1700 तक रहेंगे। फिर राजा राम के बाद फिर बैठेंगी ताराबाई। ठीक है, ये इनकी वाइफ होती हैं और शिवाजी सेकंड इनका अल्पवयस्क पुत्र होता है, उसके संरक्षण में ये शासन करती हैं। तो ताराबाई बैठती हैं 1700 से 1707 तक, जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, फिर 1707 और 1749 तक कौन आ जाएंगे? साहू आ जाएंगे। ये जो साहू थे ना, ये संभाजी के पुत्र थे। कौन थे? ये संभाजी के पुत्र थे। और राजा राम थे, ये शिवाजी की सेकंड वाइफ थी, उनसे उत्पन्न पुत्र थे। ठीक है, साहू का समय होगा 1707 से 1749 तक। ठीक है, क्योंकि ताराबाई और साहू में जब युद्ध होगा तभी जाके ताराबाई को अलग क्षेत्र दे दिया जाएगा, उसके बाद साहू फिर गद्दी पर बैठेंगे। साहू के लिए संभाजी को जब पकड़ लिया जाता है मुगलों के द्वारा, ठीक है, तब इनको भी कैद कर लिया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में ही संभाजी माफ करिए राजा राम बनते हैं। ठीक है ना, राजा राम बनते हैं। जब औरंगजेब खत्म हो जाता है फिर इनको बाद रिहा किया जाता है। उसके बाद ताराबाई से इनका युद्ध होता है, उसके बाद इनको छत्रपति बना दिया जाता है। शिवाजी के वंश सारे छत्रपति कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते चलते फाइनल में जब आते हैं तो राजा राम सेकंड बैठते हैं साहू के बाद, 1749 से 1750 तक। ठीक है, 1750 तक हमने यहाँ देख लिया। अब पेशवा को हम देखते हैं। पेशवाओं का काल क्या था? पेशवाओं का जो काल हमें शुरू होता है 1713 से 1720 तक। बनने वाले प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ होते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि शिवाजी के पेशवा थे, शिवाजी के भी अपने पेशवा थे। मोरोपंत पिंगले थे उनके पेशवा जी।
ठीक है, हम स्पेशल पेशवाओं को भी इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का समय कितना रहता है? 1713 से 1720 तक रहता है। फिर उनके बाद क्या होता है? बाजीराव फर्स्ट आते हैं, 1720 से 1740 तक रहता है। फिर उसके बाद बालाजी विश्वनाथ जी बैठते हैं 1740 से 1761 तक। जब बाजीराव का समय होता है और उनके समकालीन कौन होते हैं? राजा राम सेकंड। ठीक है, देखिएगा आप 40 और 49, ठीक है ना, 49 के समथिंग। बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच में एक संधि होती है जिसे कहते हैं संगोला की संधि। संगोला की संधि कब होती है? 1750 को। जिस वक्त ये संगोला की संधि हो जाती है उस वक्त क्या होता है कि जो छत्रपति थे, छत्रपतियों का शासन खत्म हो जाता है यहाँ से। ठीक है, कहने का मतलब जो पावर जो इनकी थी अब सारी चली जाती है। अब संगोला की संधि के बाद जितनी सारी पावर हुआ करती थी अब वो किसके पास चली गई? पेशवाओं के पास। ठीक है, अगर हमसे पूछी जाए संगोला की संधि किस लिए महत्वपूर्ण थी? संगोला की संधि इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि छत्रपतियों की सारी जो पावर जो शक्तियां थी पेशवाओं के पास चली गई। ठीक है, संगोला की संधि के बाद ही पेशवा ऑल इन ऑल बन जाते हैं, जिनको पेशवाओं को जितना अच्छा लगता है युद्ध करना या उत्तर भारत में जाना, जितना भी इनका मन करेगा वो करेंगे। इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहेगा। बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव फर्स्ट, इनके ऊपर दबाव रहता है हमेशा छत्रपतियों का। जो भी काम करेंगे छत्रपति की परमिशन लेके करेंगे। बट संगोला की संधि के बाद ये अपने आप में फ्री हो जाएंगे। बस हमको इतना समझना है, समझना था संगोला की संधि का अर्थ। ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। शिवाजी की राजधानी थी क्या थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है हमारे पास राजपुर, राजगंज, रायगढ़ या फिर रायसमंद। ठीक है, तो हम सभी को पता है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी, शिवाजी की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। राजा राम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, राजा राम की डेथ हो जाएगी तो उनकी विधवा पत्नी, ठीक है, ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया था? ठीक है, किसके नाम से शासन किया था? अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी सेकंड, संभाजी के पुत्र साहू जी या शिवाजी फर्स्ट या अपने पुत्र संभाजी सेकंड। ठीक है, हमने क्या बताया था? जब राजा राम की डेथ हो जाती है तो ताराबाई आती हैं और किसके संरक्षण में अपना शासन करती हैं? अपने पुत्र शिवाजी सेकंड के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? पहला ऑप्शन है वह शिवाजी की शरण स्थली थी। दूसरा था वह सबसे कमजोर दुर्ग था। तीसरा था वह शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित एवं वहीं उनका परिवार एवं खजाना रखा था। चौथा था वो मुगल क्षेत्र से घिरा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा क्या होगा? वह शिवाजी के क्षेत्र के मध्य एवं उनका परिवार वहीं खजाना एवं स्थित था। हमको ये पता होना चाहिए कि शिवाजी भी किसी से कम नहीं पढ़ते हैं जब उनका हम स्पेशल इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए संधि करने के लिए बाध्य हो जाते हैं क्योंकि उनका परिवार एवं खजाना उनका वहीं रखा हुआ था, इसी वजह से थोड़े विवश हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। मराठाओं के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से क्या थे? मराठाओं के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? कैसे उनका ओरिजिन हुआ? क्या महत्वपूर्ण कारण थे उनके? पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, तत्कालीन धार्मिक आंदोलन, शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति कैसी थी? ऊंचे नीचे पहाड़ बने हुए थे। ठीक है, भौगोलिक स्थिति को उनको एक तरह से मजबूर हो जाते हैं। अर्निंग का साधन ही नहीं होता है। चौथा सरदेशमुखी के लिए उनको निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तत्कालीन धार्मिक, वहाँ महाराष्ट्र में भी धार्मिक आंदोलन हो जाते हैं और रामदास इनके धार्मिक गुरु होते हैं, हम सभी को पता है। शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व, ये बहुत ही सिंपल जीवन अपनी लाइफ व्यतीत करते थे। ठीक है, चौथा लेते हैं। शिवाजी द्वारा दक्षिण शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। नहीं, अगर आप किसी से भी सैन्य सहायता अगर प्राप्त करेंगे तो आप अपना कभी भी साम्राज्य स्टेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनका खुद का ही अपना सैन्य प्रशासन था, सारा कुछ अलग था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम करते हैं, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? मराठा साम्राज्य में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? कृषि से संबंधित, विदेश विभाग से संबंधित, राजस्व से संबंधित या फिर सैन्य से संबंधित? तो हमको पता होना चाहिए अमात्य का जो प्रमुख कार्य क्या था? राजस्व से संबंधित, रेवेन्यू कलेक्ट करना इसका वर्क था अमात्य का। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, शिवाजी अपने समुद्री बेड़ों को कहाँ ठहराते थे? शिवाजी के जो समुद्री बेड़े थे, जहाज थे, कहाँ ठहराते थे? कोलाबा में, कल्याण में, सालसिट में व बेसिन में। ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि शिवाजी के बेड़े कहाँ ठहरते थे? कोलाबा व भिवंडी में। कोलाबा नहीं होगा तो हमें भिवंडी मिलेगा इसका आंसर। ठीक है। दो जगह इनके ठहरते थे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1775 से 1782 तक, 1770 से 1775 तक, 1773 से 1774 तक, 1780 से 1784 तक। ये हमको पता होना चाहिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच। ठीक है दोस्तों, हम जितने सारे युद्ध होंगे युद्ध की वीडियो में अलग स्पेशल बनाएंगे। ठीक है। हमारा कब हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा? 1775 से 1782 के बीच। बस हमको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था। ठीक है, बचाया था। कौन थी वह महिला भैया वीरांगना? मस्तानी थी, पार्वती बाई थी, या फिर ताराबाई थी, या फिर तुलसीबाई थी। ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए कि जब औरंगजेब से मुकाबला किसका होता है? ताराबाई का। शिवाजी सेकंड अल्पवयस्क पुत्र के रूप में संरक्षण में, ठीक है, शासन करती हैं, और इनके पति का नाम था राजा राम। ठीक है। इन्हीं का मुगलों से संघर्ष रहता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वह कौन सा अधिकारी शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामले देखता था? ऐसा कौन सा अधिकारी था जो शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामले देखता था? क्वेश्चन है, पेशवा, सुमंत, पंडितराव, सचिव। ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए विदेश विभाग किसके अंतर्गत आता था? सुमंत के अंतर्गत। ठीक है। अगला करते हैं, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? ठीक है। सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे मराठों ने? 7 मार्च 1775, 1 मार्च 1776, 11 जनवरी 1778 या 15 जून 1779 को। ठीक है। तो कब किए थे? 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि पर हस्ताक्षरित किए थे इन्होंने, मराठों ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिवाजी के विषय में सत्य कौन सा कथन नहीं है? ठीक है, गलत कौन सा है? फारसी इतिहासकार खफी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। बिल्कुल की, हम सभी को पता है। ठीक है। हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिलने गए थे। ठीक है। तीसरा देखते हैं, शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा था। बिल्कुल छोड़ा था, हमने बताया था ना। 1780 में डेथ हो जाती है, 6 वर्ष पहले अपना राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है। 1627 में इनका जन्म होता है, और तभी मुगल बादशाह शाहजहां का गद्दी पर आसीन होते हैं। ठीक है, गद्दी आसीन करते हैं अपनी। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की थी। बिल्कुल ये भी सही, उनका वाणिज्य व्यापार सब कुछ था। खफी खान ने धार्मिक प्रशंसा की है, लेकिन हिंदी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिलने गए थे? ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। जब संधि होती है पुरंदर की, तो जय सिंह के माध्यम से आगरा जाते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है। लेकिन इनका उद्देश्य हिंद स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस एक मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? ठीक है, सहायता की थी। कौन थे? शिवाजी सेकंड, बाजीराव फर्स्ट, साहू
बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, हमको पता होना चाहिए बालाजी विश्वनाथ का जो समय था 1713 से 1720 को सबसे ऊपर हमने बताया भी था। ठीक है, पेशवाओं के क्रम में बालाजी विश्वनाथ का कितना था? 1713 से 1720 तक रहे थे। तो बालाजी विश्वनाथ जब टाइम पीरियड है तो जाहिर सी बात है इसी के अंतर्गत इनका रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? जो भू राजस्व होता है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का उत्तरदायित्व किसका था? पटेल का था, कुलकर्णी का था, या मिरासदार का था, या फिर सलहदार का था? ठीक है, तो किसका था? पटेल का था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वह कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया करता था। ठीक है, ये रॉबिन्सन थे। रॉबिन्सन ने किसके विषय में कहा था कि वह कैदी बनाए गए सैनिक अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया करता था। कहने का मतलब यही होता है कि जब युद्ध हुआ करता था, देखो सेनाएं या अच्छे अच्छे वीर योद्धाओं को पकड़ लिया जाता था। ठीक है, चाहे अफसर हुआ करते थे चाहे कोई भी। ठीक है, तो वही कही गई थी। रॉबिन्सन ने किसके विषय में कहा था कि अफसरों को युद्ध के बाद मुक्त कर दिया करता था? तो किसके विषय में कहा था? अशोक, अकबर, शिवाजी या फिर फिरोज तुगलक। तो ये किसके कथन के बारे में कहा था रॉबिन्सन ने? शिवाजी के बारे में। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से मराठों का विस्तृत इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? विस्तृत इतिहास लिखने वाले मराठों का प्रथम इतिहासकार कौन था? एम.जी. रानाडे, जी.एस. सरदेसाई, ग्रांड डफ या फिर सी किनकेड। तो हमको पता होना चाहिए विस्तृत इतिहास जो मराठों का लिखा था, किसने लिखा था? ग्रांड डफ ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? ऐसा कौन सा मराठा शासक था, राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा था? ऑप्शन लेते हैं। साहू, संभाजी, राजा राम या फिर शिवाजी सेकंड। तो कौन होता है? राजा राम। राजा राम हमेशा कभी सिंहासन पर नहीं बैठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। मुकासा किस प्रकार के दान थे? मुकासा जो दान हुआ करते थे, ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं मराठा साम्राज्य से ही चल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज किसी को टच नहीं किया गया किसी अदर काल को लेकर के। ठीक है, मुकासा किस प्रकार के दान होते हैं? भूमि से संबंधित, कर से संबंधित, जीवन से संबंधित या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किससे होते हैं मुकासा? भूमि से संबंधित। अगला क्वेश्चन करते हैं। मराठा तोपखाने का मुख्य व्यवस्थापक कौन था? मराठा तोपखाने का मुख्य व्यवस्थापक कौन था? इब्राहिम खां गारदी, मीर हबीब, खांडेराव दमदे या फिर कन्होजी। तो हमको पता होना चाहिए मराठा तोपखाने का कौन था व्यवस्थापक? इब्राहिम खां गारदी, जो भील जनजाति से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसने अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान किया था? वह कौन सा मराठा सरदार था? अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के एक भाग का राजस्व प्रदान कर दिया था। ठीक है, कौन था? ऑप्शन है रघुजी भोसले, त्र्यंबकराव, रानोजी सिंधिया या फिर मल्हार राव होलकर। तो कौन होते हैं? रघुजी भोसले। उड़ीसा का जो एक भाग हमको प्राप्त होता है, ठीक है, रघुजी भोसले थे। अगला क्वेश्चन करते हैं। मराठा नौसेना में वर्गीर क्या था? ये सारे प्रशासन चलने लगा, क्या था? वर्गीर क्या था? पैदल सैनिक, अग्रिम पंक्ति वाला, घुड़सवार या फिर सभी। तो हमको पता होना चाहिए वर्गीर क्या था? घुड़सवार थे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। ठीक है, हमको पता होना चाहिए पानीपत का थर्ड वार जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, मराठों को पराजित किसने किया था? वही का पराजित किया किसने किया था? मुगलों ने, रोहिलों ने, अंग्रेजों ने या फिर अफगानों। तो हमको पता था अहमद शाह अब्दाली ने, जो अफगान था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी के शासन काल में पेशवा कौन था? जैसा कि हम ऊपर हमने जब बताया था कि पेशवाओं का हम इतिहास अलग से पढ़ते हैं, बालाजी विश्वनाथ के समय से ऐसा नहीं था कि शिवाजी के समय भी पेशवा नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है कि शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कौन था? तो ऑप्शन है मोरोपंत पिंगले, दत्ताजी त्रंबक, नीराजी रावजी या रामचंद्र नीलकंठ। तो हमको पता होना चाहिए कि शिवाजी के शासनकाल में मोरोपंत पिंगले पेशवा का कार्यभार संभालते थे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम दिए गए थे, किसको दिए गए थे? देशमुख भी कहते थे, पाटिल भी कहते थे, नायक भी कहते थे, इतने सारे नाम किसको दिए गए थे? मनसबदार, जागीरदार, जमींदार या फिर स्वायत्त प्रमुख। ठीक है, तो किसके लिए कहे गए थे? जमींदार के लिए सारे शब्द प्रयुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन करते हैं, साहू को दक्षिण के, दक्कन का मतलब होता है साउथ इंडिया या फिर दक्षिण कह सकते हैं, दक्कन कह सकते हैं। साहू को दक्कन में चौथ एवं सरदेशमुखी का अधिकार किसके शासनकाल में प्रदान किया गया था? ठीक है, किसके शासनकाल में प्रदान किया गया था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। तो किसके समय में दिया गया था सरदेशमुखी अधिकार? जहांदार शाह को। जो मुगल काल का पतन होता है तब हम पढ़ते हैं जहांदार शाह के लिए। ठीक है, जहांदार शाह को क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख। और जहांदार शाह का समय कितना होता है? 1712 से 1713 तक। ठीक है जी, क्योंकि साहू का कितना होता है? 1707 से 1749 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की थी? ठीक है, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी किसने प्रदान की थी? शिवाजी थर्ड, साहू जी, संभाजी या फिर धनाजी जादव। तो बालाजी विश्वनाथ को किसने दी थी? साहू जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? जो पाटिल हुआ करते थे कहाँ का प्रशासन देखते थे? महल, मौजा, गांव या फिर प्रांत। ठीक है, कहाँ का प्रशासन देखते थे? ग्राम का, जो गांव हुआ करता था ग्राम का प्रशासन कौन देखता था? पाटिल देखते थे। ठीक है, अगला करते हैं, शिवाजी की अश्व सेना को क्या कहते थे? जो शिवाजी थे उनके अश्व सेना को क्या कहते थे? रिसाला कहते थे, सरे नौबत कहते थे, या वरगीर या फिर बेरगीर कहते थे, या फिर पागा कहते थे। ठीक है, तो क्या कहते थे? बेरगीर या फिर वरगीर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है शब्दों का। ठीक है जी, वरगीर कहते थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन सी पत्नी सती हुई थी उनकी? ठीक है, सती कौन सी पत्नी हुई थी? पुतलीबाई, सकबरबाई या सोराबाई या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए पुतलीबाई सती होती हैं शिवाजी की मृत्यु के साथ। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? वे अपने निजी जीवन में सरल और धार्मिक थे, शिवाजी के बारे में कहे गए हैं सारे शब्द। वे अपने निजी जीवन में सरल और धार्मिक थे। ठीक है जी, उन्होंने किसी मुस्लिम को हिंदू धर्म में स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया। ठीक है, उन्होंने युद्ध बंदियों को दास बनाने के लिए विवश किया, होल्ड करके रखते हैं इसको। उन्होंने मराठों को मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संगठित किया था। ये तो बिल्कुल ही सत्य है। निजी जीवन में हमने बताया था सरल थे। ठीक, और दूसरी बात क्या थी? मुस्लिमों को हिंदू धर्म में एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब फोर्स नहीं किया था कि भैया अगर आप मुस्लिम हैं, ठीक है, तो आप हिंदू धर्म में आइए। सैनिक जो जीत लेते थे ना, इस तरह का, ऐसा कुछ नहीं था, विवश नहीं किया था। लेकिन इसमें गलत क्या था? दास बनाने के लिए विवश नहीं किया था उन्होंने। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? ठीक है, सबसे अधिक प्रभाव किसका था? हमने सिर्फ धार्मिक गुरुओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ प्रभाव पूछा है। सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दादाजी कोंडदेव का, रामदास का, जीजाबाई का, फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दादाजी कोंडदेव का। जब आप बोलेंगे कि सर रामदास, गुरु रामदास का भी था, देखिए अगर बात बचपन में की जाए तो दादाजी की कोंडदेव के संरक्षण में ये बड़े होते हैं, हम सभी को पता है।
ठीक है, सारा काम दादाजी कोंडदेव ही कराते हैं इनके लिए। ठीक है, जब इंसान बड़ा होता है तब समझ में आता है कि धार्मिक पक्ष, बचपन में उसे धार्मिक पक्ष नहीं आता। धार्मिक प्रभाव पड़ा था रामदास जी का, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत की अगर बात करें, सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ना अगर हम देखें तो किसी बचपन से प्रभाव पड़ता है उसकी बात हम करते हैं। यहीं पर अगर धार्मिक पक्ष को अगर हम लेते तो फिर हमारे गुरु रामदास जी हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, दादाजी कोंडदेव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दादाजी कोंडदेव के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सही है। वे शिवाजी द्वारा नियुक्त एक जागीरदार थे। वे शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक एवं दार्शनिक थे। वे शिवाजी के पिता की संपदा के प्रशासक थे। वे शिवाजी के मराठा राज्य के धार्मिक प्रमुख थे। जैसा कि हमने बताया धार्मिक प्रमुख की बात आ जाएगी तो गुरु रामदास जी आ जाएंगे। ठीक है, वे शिवाजी द्वारा नियुक्त जागीरदार थे? नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वे शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक, दार्शनिक, फिलोसोफर? नो नो नो, ये नहीं था, दार्शनिक तो थे ही नहीं। ठीक है ना। वे शिवाजी के पिता की संपदा के प्रशासक थे, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। जब शिवाजी अपनी सेकंड वाइफ से शादी करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, और शिवाजी तो किसके संरक्षण में आ जाते हैं? अपनी माँ के संरक्षण में, और दादाजी कोंडदेव में। क्यों? क्योंकि उनके जो पिता की किसके थे? पिता की संपदा के प्रशासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, शिवाजी द्वारा अमात्य की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए हुई थी? ठीक है, अमात्य की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए हुई थी? पत्राचार हो गया, सेना हो गया, अर्थ विभाग हो गया, फिर विदेश संबंध हो गया। ठीक है, अमात्य की नियुक्ति क्यों की जाती थी? अर्थ विभाग देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, रायगढ़ के स्थान पर जिंजी को मराठा कार्यकलापों को केंद्र किसने बनाया था? जिंजी। ठीक है, जिंजी को किसने बनाया था? ताराबाई ने, राजा राम ने, साहू ने, या फिर संभाजी ने? तो हमको पता होना चाहिए जिंजी को क्रियाकलापों का केंद्र किसने बनाया था? राजा राम ने बनाया था। राजा राम की जब डेथ हो जाती है तो इनकी वाइफ कौन बैठती हैं गद्दी पर? ताराबाई बैठ जाती हैं। ठीक है, और राजा राम के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी सेकंड, जो अल्पवयस्क का था। अल्पवयस्क इसकी उम्र थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, पेशवा शासकों में सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किसने किया था? ठीक है, साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकंड, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो किसने किया था? बाजीराव फर्स्ट ने किया था। मस्तानी कुछ याद आ रहा हो। ठीक है, मस्तानी वाले बाजीराव फर्स्ट हैं। और इन्होंने क्या कहा था कि अटक से कटक तक। ठीक है, अटक का किला हमको पता होगी मुगल साम्राज्य में अकबर ने बनाया था। ठीक है, और कटक पड़ता है हमारा उड़ीसा में, तो यही एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, अटक से कटक तक। ठीक है, बाजीराव फर्स्ट का तो हमको टाइम पीरियड हमको पता ही है, 1720 से 1740 तक रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पादशाही आदर्श किसका था? ऑप्शन है हमारे पास, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी विश्वनाथ, सवाई माधवराव, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए हिंदू पद पादशाही किसका था? बाजीराव फर्स्ट का था। ठीक है, 1720 से 1740 तक इनका समय रहता है। अगला करते हैं, किस शासक से पेशवाकालीन मराठा प्रशासन दुर्बल हुआ था? किस कारण से, माफ करिए, किस कारण से पेशवाकालीन मराठा साम्राज्य दुर्बल हुआ था? दुर्बल के क्या कारण थे? जहांगीर प्रथा का पुनरुत्थान, चौथवा सरदेशमुखी नहीं। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन युद्ध, निजाम के साथ शत्रुता। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए किसके कारण दुर्बल हुआ था? जहांगीर प्रथा का पुनरुत्थान हुआ था। चौथवा सरदेशमुखी तो लेते थे लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है, तो ये नहीं होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है जब हम किसी का पतन अगर हम पढ़ते हैं तो जहांगीर प्रथा का सबसे पहले हम उसमें रोल देखते हैं, जहांगीर प्रथा का। ठीक है, जहांगीर क्या है, जहांदारी क्या है, ये सारा कुछ हम किसी दिन विस्तृत पढ़ेंगे हम लोग। अगला था, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, कारण क्या था? कारण पढ़ते हैं, मराठा सेना गिर गई थी। ठीक है, जब युद्ध हो रहा था, कब युद्ध हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था, पानीपत के थर्ड वार जो हुआ था। और मराठा सेना गिर गई थी। या फिर दूसरा था, अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। थर्ड था, अफगान तोफखाना अधिक श्रेष्ठ था। या भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए या 2.5 महीने के लिए टाल दी थी।
ठीक है, हमको पता है, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं 2.5 महीने का टालने वाला सिस्टम। मराठा सेना गिर गई थी, ये भी हमको नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 2 बचते हैं। मराठा तोपखाना श्रेष्ठ था, नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मराठों का भी तोपखाना जो इब्राहिम खां गारदी भील नाविक युवक संभाल रहा था, बहुत ही कुशल था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली अधिक सैन्य कुशल नेता था। ठीक है, ये इसका राइट उत्तर होता है। हमारे पास क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उत्तर भारत का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जहां मराठों को सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला था? ठीक है, हमने बताया था कि मराठे, हमने सबसे पहले वाली वीडियो बनाई थी, या चित्र में भी हमने बताया था कि मराठों का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर भारत की तरफ जाते हैं ये लोग, तो वही बताया गया है कि सर्वप्रथम पैर जमाने का अवसर मिला था। कहाँ कहाँ पे इन्होंने सबसे पहले अपना किया था? बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या फिर कोटा? तो हमको पता होना चाहिए कहाँ इन्होंने किया था, मालवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म में उदय में योगदान रहा? देखो बात आ गई, देखो संत की बात पूछी गई है, तो हम अब लगाएंगे इसका आंसर, सारे दिए गए हैं। ठीक है, किस मराठा संघ का महाराष्ट्र धर्म में उदय में योगदान रहता है? नामदेव का, तुकाराम का, रामदास जी का, या फिर तांबा? ठीक है, कॉपर जो धातु होती है, एलिमेंट। ठीक है, किसके बारे में कहा गया था, योगदान के बारे में? तो कौन थे? महाराष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएंगे? गुरु रामदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। शिवाजी के वंश के किस उत्तराधिकारी को लंबे समय तक औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था? जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि बंदी बनाकर किसको रखा हुआ था? ठीक है, संभाजी, राजा राम, साहू, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किसको रखा था? साहू को, जो 1707 के बाद उनको छोड़ा जाता है। इनकी चाची जो होती हैं ताराबाई, इनके साथ झगड़ा होता है। ठीक है, और ये किसके थे? संभाजी के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को सबसे अधिक लाभ क्या मिला था? ठीक है ना, सबसे अधिक लाभ क्या मिला था? दिल्ली पर अधिकार, अपार धन दौलत, पंजाब पर अधिकार, या भारत में साम्राज्य विस्तार का अवसर? नो नो, देखिए साम्राज्य विस्तार तो क्या ही नहीं था, अब्दाली तक चला जाता है। ठीक है, पंजाब पर अधिकार, ऐसा भी कुछ नहीं था। दिल्ली पर अधिकार, ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ा अल्प समय के लिए, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन आखिरकार चला जाता है। ठीक है, लेकिन उसको सबसे अधिक फायदा क्या मिला था? अपार धन दौलत मिली थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 18वीं शताब्दी में मराठों का पहला पेशवा कौन था? ठीक है, 18वीं शताब्दी में मराठों का पहला पेशवा कौन था? ऑप्शन है हमारे पास, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, या फिर माधवराव। ठीक है, तो कौन सा रहेगा हमारा? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बारे में थोड़ा हम देखते हैं फिर से, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ का जो समय रहता है 1713 से 1720 तक रहता है। 1713 की अगर हमने बात कर दी तो क्या हो गया? 18वीं सदी लग जाती है हमारी। ठीक है, और पहले क्या कहा गया? पहला पेशवा तो कौन होता है हमारा? बालाजी विश्वनाथ होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? बाजीराव फर्स्ट। और थर्ड कौन से होते हैं? बालाजी बाजीराव। ठीक है, और इन्हीं के साथ क्या होता है? संगोला की संधि होती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बेसिन की संधि 1802 के विषय में इतिहासकारों ने कहा है कि अंग्रेजों ने यह संधि शून्य के साथ की है। कहने का मतलब इस संधि से उन्हें कोई फायदा नहीं था, ऐसा कहते हैं कि शून्य के साथ की है, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी इस व्यक्ति की। ठीक है, शून्य के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन था? बाजीराव सेकंड, रघुनाथ राव, नाना फडणवीस, या फिर सभी के साथ करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है किसके साथ करते हैं? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड का थोड़ा हम समय देखेंगे तो क्या निकलेगा? 1795 से 1818 तक रहता है इनका। ठीक है, 1795 से 1818 तक रहता है, जो मराठों का तृतीय युद्ध इन्हीं के समय होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो जाता है? ठीक है, किसके समय हो जाता है? हमने बताया थर्ड मराठा युद्ध कब तक रहता है? 1717 से 1718 तक रहता है। किसके समय होता है? ठीक है, कार्यकाल में मराठा संघ का अंत हो जाता है। बेलेजली, कार्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या फिर डलहौजी? ठीक है, तो किसके समय हो जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
शिवाजी और बाजीराव के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी, दोनों के बीच क्या थी? छापा मार थी, पत्राचार थी, या फिर विदेश संबंध थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए शिवाजी और बाजीराव फर्स्ट, ठीक है ना, बाजीराव फर्स्ट के बारे में कहा गया है। ठीक है, अटक से कटक तक की बात कौन कहते हैं? बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, मस्तानी का भी संबंध से माफ करिए, बाजीराव फर्स्ट से था। तो इनके पास दोनों में किसको निपुणता हासिल थी? किस चीज में? छापामार पद्धति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद सन 1700 के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था? हमने बताया था। ठीक है, कौन सी महिला थी? राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की वाइफ कौन होती हैं? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, फिर रुक्मणीबाई। तो हमको पता थी कौन था? ताराबाई थी। ठीक है, इसके राजा राम के बाद अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी सेकंड के संरक्षण में ठीक है शासन करती हैं और 1707 तक रहती हैं, जब तक कि साहू मुक्त नहीं हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मराठा काल में लिखी गई दासबोध पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, मराठा काल में लिखी गई दासबोध पुस्तक के लेखक कौन थे? दादाजी कोंडदेव, रामदास, तुकाराम, या फिर एकनाथ। ठीक है, तो कौन थे? और रामदास इनके गुरु थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने मुगलों से जो सूबेदारियां प्राप्त की थी कौन सी थी? ठीक है, कौन सी उनकी सूबेदारियां थी? अहमदनगर तथा नागौर, खानदेश तथा वरार, मालवा तथा बीजापुर, गुजरात तथा मालवा। तो हमको पता होना चाहिए बाजीराव फर्स्ट ने मुगलों से कौन सी सूबेदारियां प्राप्त की थी? गुजरात तथा मालवा। ठीक है, ये बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं सभी ये। अगला क्वेश्चन था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से संबंधित विख्यात मराठा शासक महादजी का वंश कौन सा था? महादजी का वंश कौन सा था? होलकर था, सिंधिया था, भोसले थे, या फिर गायकवाड़ थे? जैसा कि हम सभी को पता है महादजी का वंश कौन सा था? सिंधिया था, महादजी सिंधिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। रणभूमि में अपनी पत्नियों के साथ स्त्रियों का संचालन किसने किया था? ठीक है, रणभूमि होती है बैटलफील्ड जो होता है, वहां पर अपनी पत्नियों के साथ ले जाने की परंपरा को मराठों में किसने प्रचलन किया था इसका? ठीक है, सदाशिव राव भाऊ, रघुनाथ राव, वालाजी राव, या फिर माधव राव। हमको पता होना चाहिए पानीपत का जो थर्ड वार हुआ था, ठीक है, 14 जनवरी 1761 को, जिसके साथ महिलाएं भी युद्ध में गई थीं। ठीक है, मराठों की तरफ से महिलाएं भी गई थीं। ठीक है, तो किसके साथ किसकी बात हो गई अब समझ गए होंगे आप? सदाशिव राव की, इन्होंने ही संचालन का शुरू किया था। ठीक है, जाट नेता भी कहते हैं कि भैया आप युद्ध है, महिलाओं को साथ मत ले जाइए, पर ये मानते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।